अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, आयोनिक इक्विलिब्रिया, जिसके 2 लेक्चर्स हम पहले ही देख चुके हैं। यह हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें पहला टॉपिक है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, पानी की दो रुखा खासियत उर्दू में जिसे कहा जाता है। स्टूडेंट, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये पानी का नेचर। इससे पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इतना तो जानते हैं कि पानी का नेचर आप न्यूट्रल होता है। अब एक दूसरा नेचर की बात कर रहे हैं कि पानी का नेचर क्या, एम्फोटेरिक, यानी न्यूट्रल के साथ साथ एम्फोटेरिक नेचर भी। एम्फोटेरिक मतलब क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, कि पानी जो है वो एसिड की तरह भी बर्ताव कर सकता है और बेस की तरह भी बर्ताव कर सकता है कंडीशन के हिसाब से। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक, यानी जिसमें तेज़ाब और असास दोनों के जैसी बर्ताव करने की सलाहियत पाई जाती है कंडीशन के हिसाब से। हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया हमारा क्या है, बेस प्लस H2O पानी। मैंने यहाँ नहीं लिखा है पानी कौन सी, पानी का नेचर क्या है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में 2 आयन्स फॉर्म हो रहे हैं, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अमोनियम आयन हमें मिला अमोनिया से। आप साफ तौर पर देख सकते हैं अमोनिया यहाँ NH3 था, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर NH4 हो गया, 4 हाइड्रोजन, यानी 1 प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इस अमोनिया को हाइड्रोजन और प्रोटॉन दिया किसने, इस वाटर ने ना। वाटर ने हाइड्रोजन दिया ना, यानी यहाँ पर वाटर जो है हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन डोनर का काम करता है। और हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी के मुताबिक कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो किसका काम करता है, एसिड का। तो हमारी इस रिएक्शन में पानी का बिहेवियर कैसा है, एसिड का, और किसके सामने, बेस के। यही हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट, HCl। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं HCl जो है एसिड है, ना सिर्फ एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड प्लस अगेन मैंने वाटर लिया और मुझे प्रोडक्ट में 2 आयन्स मिल रहे हैं, एक H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस क्लोराइड आयन हो गया। आप देख सकते हैं मेरा HCl जो है वो Cl में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में, यानी यहाँ पर एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और H2O जो है वो H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी मेरे वाटर ने एक प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, लिया। तो अगेन लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी के मुताबिक जो प्रोटॉन क्या करता है, लेता है, वो किसका काम करता है, बेस का। यानी मेरी इस रिएक्शन में वाटर बेस का काम कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है। इस रिएक्शन में एसिड का काम कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। तो दोनों ही जगह एसिड और बेस की तरह बर्ताव करने की वजह से हम ये जान सकते हैं कि पानी जो है तेज़ाब और असास दोनों की तरह बर्ताव कर सकता है। यही उसका नेचर होता है, एम्फोटेरिक नेचर। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक जो कि हमारा रहेगा आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी तेज़ाबों और असासों की आयन शुद्धि। स्टूडेंट्स, आयन शुद्धि ये वर्ड क्या बताता है, आयोनाइजेशन, ये क्या बताता है, टू कन्वर्ट इनटू आयन्स। किस में कन्वर्ट होना, आयन्स में, आयनों में कन्वर्ट होना, मुंतकिल होना, किसका, हमारे तेज़ाबों का और असासों का। स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान दें, आयनाइजेशन की बेस पर ही एसिड और बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, कुछ एसिड ऐसे होते थे कि जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते थे या पानी में जाते हैं तो वो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, पूरे के पूरे उनके आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। कुछ
एसिड और बेस ऐसे होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर पानी में जाने के बाद कुछ ही आयन में कन्वर्ट होते हैं, बाकी के सारे वैसे ही मॉलिक्यूल फॉर्म में उस एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड और बेस। तो आयोनाइजेशन के बेस पर, आयंस में कन्वर्ट होने के बेस पर हमारे एसिड और बेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, वीक एसिड बेस। हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इनका आयोनाइजेशन होता है। ओके, मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं जा रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड का आयोनाइजेशन करने। मैंने लिया HCl। आप देख रहे हैं मैंने सिंगल एरो लिखा है। खास बात होती है HCl जो है हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं रहती, इसीलिए यहाँ पर मैंने रिवर्सिबल एरो नहीं लिखा है, इरिवर्सिबल एरो लिखा है। अब इसका आयन में कन्वर्जन कैसे होगा, H+ आयन बनेंगे और Cl- आयन बनेगा। समझ में आ रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन, HCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा ये दोनों आयनों में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इसीलिए इसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम स्ट्रॉन्ग एसिड की देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल्स बताते जा रही हूँ वो एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। और ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है बहुत सारे एग्जाम्पल देकर कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, वीक एसिड बेस आप इसमें क्लासीफाई करें, जमात बंद करें। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या हो सकते हैं आपको पता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, आपका HBr हो सकता है, आपका HI हो सकता है, HClO4 हो सकता है, परफ्लोरिक एसिड। ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का रोल प्ले करेंगे। अब मैं डिसोसिएशन किसका देख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल मैं ले रही हूँ NaOH। NaOH का डिसोसिएशन अगेन स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो मैंने सिंगल एरो लिखा है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहता यहाँ पर। दो आयंस हमें मिलने वाले हैं Na+ OH-, अगेन कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ये दोनों हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल ले लें आप लोग, NaOH आ जाएगा आपका, KOH आ जाएगा आपका, LiOH आ जाएगा, CS सीजियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। हाँ इतना, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले लें, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेसिस के। ये दोनों, ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बेस का आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जाम्पल्स, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल। तो हम आगे चलते हैं वीक एसिड और वीक बेस पर। वीक एसिड, वीक एसिड का डिसोसिएशन CH3COOH एक्वेस फॉर्म, क्योंकि वीक एसिड है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो रिवर्सिबल एरो मैंने बनाया है, CH3COO- आयन, एसीटेट आयन प्लस H+ हाइड्रोजन आयन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी और एक एग्जाम्पल्स ले सकते हैं एसिडिक एसिड के अलावा। हमारी एसिडिक एसिड एक हो गई, उसके बाद कार्बोनिक एसिड हो गई, और HF हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई। ये एग्जाम्पल है वीक एसिड। अब वीक बेसिस, वीक बेस क्या ले सकते हैं हम लोग, वीक बेस का आयोनाइजेशन NH4OH। अगेन ये वीक है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी वहाँ पर, NH4+ आयन प्लस OH- आयन। वीक बेस की एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, बता सकते हैं आप लोग मुझे, FeOH थ्राइस, CuOH, OH ट्वाइस।
फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। दिस ये वीक एसिड का आयोनाइजेशन रहा, वीक बेस का आयोनाइजेशन रहा। इस तरह हम लोगों ने 4 रिएक्शंस देखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। सबकी एग्जाम्पल रही है, एग्जाम्पल ध्यान रखें, आयोनाइजेशन करने का तरीका ध्यान रखें, ये एरो की कंडीशन याद रखें। आपको पहचानने के लिए बोल सकता है, रिएक्शन देकर पहचानने के लिए बोल सकता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन है या नहीं, या ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि जो रिएक्शन दी गई है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की है, स्ट्रॉन्ग बेस की है। कई बार हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर समझ में नहीं आते रहता है तो हम ये रिवर्सिबल एरो से पहचानते हैं। रिवर्सिबल एरो जो हम लोग है वो वीक एसिड और वीक बेस के लिए यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा थर्ड टॉपिक है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ weak acids and weak bases। डिसोसिएशन को उर्दू में बोलते हैं टूटना भी बोल सकते हैं, इंतशार भी बोल सकते हैं, मुंतशिर भी बोल सकते हैं। इंतशारी मुस्तकला, इंतशारी मुस्तकला किसका? कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर असास। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने 11th में पढ़ा था लेसन केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था Kc, आपको याद हो Kc प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। तो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? किसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट? जब हम किसी भी एसिड और वीक बेस के डिसोसिएशन, जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं उस वक्त उनका जो डिसोसिएशन रहता है उसे जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बताते हैं उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट? जब कोई एसिड और बेस टूट रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उस वक्त हम लोग जिस कांस्टेंट से उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? के से रिप्रेजेंट करते हैं। के से अगर मेरा वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो उसे मैं Ka से बताऊंगी वीक एसिड के लिए, और वीक बेस का रहा तो Kb वीक बेस के लिए। अंडरस्टूड? हम लोग निकाल कर देखते हैं। फॉर वीक बेस, फॉर वीक एसिड स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, इन जनरल एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखें वीक एसिड में कैसे लिख रही हूँ, Ha वीक एसिड लिखने का तरीका एक्वेस फॉर्म में, क्योंकि वीक एसिड है, रिवर्सिबल एरो, आयंस में कन्वर्जन बहुत अच्छी तरीके से आपको आता है, Ha प्लस प्लस A माइनस एक्वेस कंडीशन। हमने 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन भी अप्लाई किया था। इक्वेशन 1 देते हैं, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या रहता है? K इज इक्वल टू, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए। प्रोडक्ट हमारा क्या है? H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है? Ha। क्योंकि हमारा ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट पर वो वीक एसिड के लिए है, इसीलिए इसे Ka लिखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल आ सकती है स्टूडेंट। फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस कैसे करेंगे स्टूडेंट? लिखने का तरीका देख लें। वीक एसिड और वीक बेस आगे के लेसन में बार बार इसी तरीके की रिएक्शन जो है यूज़ होगी। वीक बेस कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? BOH एक्वियस फॉर्म में, B प्लस प्लस OH माइनस, हो गया। अब इस पर इक्वेशन 2, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन टू द इक्वेशन 2।
इक्वेशन सेकेंड में अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन करने बोला है। मैं ये रब कर रही हूँ, कैसे करने का है। लॉ ऑफ मास एक्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का चल रहा है, Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या मिला है इस रिएक्शन के लिए, B प्लस और OH माइनस, रिएक्टेंट मेरा क्या था, BOH। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको कभी भी निकालने के लिए बोले वीक एसिड का, इससे पहले हमने जो बोला था यहाँ पर लिखा था वो करना है, और बोला फॉर वीक बेस तो यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है और यहाँ तक लिखना है। ये कंप्लीट लिखने के बाद आपको इसको बॉक्स में डाल देना। अंडरस्टूड। और ये याद भी रखना है कि ए की वैल्यू और के बी की वैल्यू। समझ में आया? ये हमारा था थर्ड पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फोर्थ टॉपिक, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड का हल्काव कानून। स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान दें, 1888 में फ्रेडरिक विलियम ओस्वाल्ड ने एक कानून पेश किया था। उस कानून में उसने एक चीज़ बताई थी, रिलेशनशिप बताया था। किसके बीच में रिलेशनशिप बताया था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा है जिसे अल्फा से बताते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में इसने क्या बताया था? रिलेशनशिप। उसी को बोला जाता है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यानी ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसे कहते हैं हम लोग? किसी भी कमज़ोर तेज़ाब और असास के लिए उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि इंतशार का दर्जा और इंतशारी मुस्तक़ला के दरमियान के ताल्लुक़ को ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहा जाता है। स्टूडेंट, एक चीज़ और, ये लॉ इसने क्यों बताया था रिलेशन के अलावा? हमको पता है वीक एसिड का जो है आयन्स में कन्वर्जन, आयनों में टूटना बहुत कम होता है, वो बहुत कम आयनों में टूटते हैं। ओस्वाल्ड के मुताबिक अगर किसी वीक एसिड को हम जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाएं, मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं। वर्ड आया है उसके लॉ में, डाइल्यूशन। किसी भी वीक एसिड या वीक बेस को जितना ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाएं, यानी उसे डाइल्यूट करते जाएं, उसमें आयन फॉर्म होने, आयन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करना यानी डाइल्यूट करना। किसी भी वीक एसिड और बेस के कॉन्सेंट्रेशन को आप कम करते जा रहे हो, डाइल्यूट करते जा रहे हो, जैसा कि उसने यहाँ पर बताया है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयन ज़्यादा से ज़्यादा बनने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि लॉ के मुताबिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के साथ किस प्रपोर्शन में है? इनवर्स प्रपोर्शन में है। ये हम आगे जब डेरिवेशन डिराइव करेंगे ये समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो नाम है, नाम क्या बताता है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ? कि हम किसी भी वीक एसिड और बेस के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हम उसको डाइल्यूट करते चले जाएं। ओके स्टूडेंट, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ सबसे फर्स्ट हम देखते हैं फॉर वीक एसिड। स्टूडेंट, आप ये जब स्टडी करते रहें ये टॉपिक, तो आप उसी वक्त लिखते चले। ये डेरिवेशन क्योंकि बड़ी है तो रब करना पड़ सकता है। फॉर वीक एसिड, अगेन मैं फॉर वीक एसिड क्या ले रही हूँ? इन जनरल ले रही हूँ HA। वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम में है, HA प्लस एक्वेस फॉर्म, A माइनस एक्वेस फॉर्म। इक्वेशन 1 दिया मैंने, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन इन इक्वेशन 1। हो गया स्टूडेंट? वीक एसिड के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रही हूँ, KaH प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय HA। हो गया स्टूडेंट्स? इसको हम लोग सेकेंड
समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर सेकंड देते, ओके। अब ध्यान से देखें, इसके बाद अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एच ए एक्वेस फॉर्म H प्लस A माइनस हो गया। स्टूडेंट्स, इनिशियली जब टाइम t 0 था, टाइम t 0 था, बिल्कुल रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त नंबर ऑफ मोल हम लोग समझ सकते हैं 1, प्रोडक्ट नहीं बना था। जब टाइम इक्विलिब्रियम पर पहुंचा मतलब कि कुछ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जाहिर सी बात है स्टार्ट होगी तो कुछ आयंस, कुछ रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ आयंस में कन्वर्ट होंगे। वो कितने आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं वो मुझे नहीं पता, मैंने क्या ले लिया, अल्फा हो गया। तो जब मेरे प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं तो जाहिर सी बात है मेरे रिएक्टेंट में भी कुछ कमी आई होगी। शुरू में वो था 1 माइनस कितनी कमी आई होगी, जितना निकल गया है, अल्फा, ओके। टी इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या रह सकता है? टी इक्विलिब्रियम पर स्टूडेंट्स आपको पता रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। हम लोगों का नंबर ऑफ मोल क्या है? 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम, अल्फा अपॉन वॉल्यूम, अल्फा अपॉन वॉल्यूम। इसे क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन नंबर 3, अंडरस्टूड? इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, हमको इसकी जो वैल्यू यहाँ ये मिली है ना 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, वो यहाँ पर रख देंगे। इक्वेशन 3 जो हमें मिली है ना वो पूरी की पूरी इक्वेशन किस में रख देंगे? सेकंड। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2। आप बोलते जाएं के ए इज इक्वल्स टू एच प्लस की वैल्यू मुझे क्या मिली है? अल्फा अपॉन बी। ए माइनस की वैल्यू अल्फा अपॉन बी। एच ए की वैल्यू क्या मिली है मुझे? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, ओके। देखें, अल्फा अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, कीमत इधर आएगी तो पलट जाएगी, बी अपॉन 1 माइनस अल्फा, बी से बी कट गया, बचा क्या? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से एक बी बचा ना, स्टूडेंट ध्यान दें। अभी फॉर वीक एसिड, आपको पता रहना चाहिए वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लेजिबल होती है, एकदम ना के बराबर, एक। तो हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा को नेग्लेजिबल नज़रअंदाज करके क्या कर सकते हैं, इस पूरी कीमत को 1 हो जाएगी। तो हमारा बचा क्या? अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बी। के की वैल्यू क्या बची? अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बी। अगर मैं इस तरफ कर लूँ, देखें इसको मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। सी स्टूडेंट, 1 अपॉन बी, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी, ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, सी इज इक्वल्स टू एन अपॉन बी। यहाँ पर मैं 1 अपॉन बी ले रही हूँ ना, उसकी जगह मैं ऐसा लिखूँ अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मेरा के ए क्या क्या मिल सकता है? के ए बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन बी। इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है नीट और JEE में 4 मार्क्स के लिए, और मेरा के ए और क्या आ सकता है? अल्फा स्क्वायर सी। हाँ, इसको आगे मैं सॉल्व करूँ, के ज़र होकर बी बराबर अल्फा स्क्वायर के अपॉन सी बराबर अल्फा स्क्वायर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मैं यहाँ से रब कर रही हूँ।
अल्फ़ा स्क्वायर हटा देते हैं अगर हम, तो ये सारी वैल्यू कहाँ चली जाती है, अंडर रूट में के इंटू पी। या फिर यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा हटा दूँ तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन सी। आई हमारी वैल्यू के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मिला हम लोगों को डाइल्यूशन लॉ। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। यही किसका कानून है, ओसवाल्ड का कानून। अंडरस्टूड? आप लोगों को समझ में आया ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। स्टूडेंट बिल्कुल सेम करने वाले हैं वीक बेस के। सेकेंड और वीक बेस। स्टूडेंट ये आपको असाइनमेंट रहेगा, होमवर्क रहेगा, बिल्कुल वीक एसिड जैसा ही करना है। वीक बेस का भी मैं सिर्फ बता दूं करना क्या रहेगा। एक एक्शन BOH एक्वेस फॉर्म में कन्वर्जन क्या रहेगा, B प्लस एक्वेस प्लस OH माइनस एक्वेस। इसको इक्वेशन 1 लेंगे। आप इक्वेशन 1 रिपीट करते जाएं। अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन इन इक्वेशन 1। क्योंकि ये बेस के लिए है तो KB इज इक्वल टू लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोडक्ट B प्लस OH माइनस रिएक्टेंट BOH। हो गया स्टूडेंट? अब हम लोग लेते हैं BOH। अगेन हमको यहाँ पर इक्विलिब्रियम निकालना है। B प्लस एक्वेस फॉर्म प्लस OH माइनस एक्वेस फॉर्म। टाइम T 0 रहेगा तो नंबर ऑफ मोल 1 0 0 0। टाइम T इक्विलिब्रियम पहुँच जाएगा तो ये कितना आयन बना नहीं आइडिया है, लेकिन इतना बता सकते हैं अल्फ़ा। तो ये कितना बचा, फिर जाहिर सी बात है अल्फ़ा निकला तो 1 माइनस अल्फ़ा। स्टूडेंट्स इसके आगे का डेरिवेशन पूरा आपको डिराइव करना है, ये आपका होमवर्क है। अंडरस्टूड? तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर जो है यहाँ कंप्लीट होता है। हमने फर्स्ट टॉपिक क्या देखा था, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। सेकेंड टॉपिक हमने देखा था आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। थर्ड टॉपिक था हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड Ka, फॉर वीक बेस Kb, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड वीक बेसिस। वीक एसिड के लिए हम बता सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट Ka इंटू वी और अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट Ka अपॉन सी। अब इस तरह की वैल्यू Kb के लिए आप डिराइव करें। ओके, थैंक यू।